हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है यूपी टेट पर्यावरण का अभी मैं पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ। उसी क्रम में मैं आपको क्या क्या करवा चुका हूँ, बेस्ट 500 क्वेश्चन की सीरीज में चला चुका हूँ जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर पर्यावरण यूपी टेट के पेपर भी सॉल्व करवाए। अब मैं परिषदीय पुस्तकों में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन के रूप में बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसलिए क्योंकि इसका स्टैंडर्ड एग्जाम के हिसाब से नहीं है, ना मेरे हिसाब से है, ना कोई चीज़ प्रोजेक्ट करके है। इसका स्टैंडर्ड एज इट इज है, जैसा कि परिषदीय पुस्तकों में कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप अपना सिलेबस उठाएंगे यूपी टेट का, और सिलेबस में आप देखेंगे एक टॉपिक लिखा होगा पर्यावरण में, संविधान, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ऐसे ही लिखा हुआ है, संविधान, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो संविधान, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से जो भी इंफॉर्मेशन संबंधित है आपकी परिषदीय पुस्तकों से, उन्हीं को मैंने क्वेश्चन के रूप में आज आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो विलंब न करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो भारत की संविधान सभा का गठन 1946 को किया गया था। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत 1946 में दोस्तों किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान में संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये भी एग्जाम में आता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा, जितनी इंफॉर्मेशन आपकी परिषदीय पुस्तकों में दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश की परिषदीय पुस्तकें, वही मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। वो कितना महत्व रखती हैं आपके लिए, कि क्या महत्व रखती हैं, इससे आप वाकिफ होंगे, उम्मीद करता हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अगर प्रश्न ऐसे आए, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हालांकि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी उसे पूछना होगा तो एग्जाम में आपसे अस्थायी कह के पूछेगा। यहां पर कह रहा है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट थे। और एक बात, झंडा समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ल्यूसेंट वगैरह कुछ किताबों में सुचिता कृपलानी दिया हुआ है, जो पूरी तरह गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों ये तो आपको क्लियर हो गया। हाँ, 9 दिसंबर को पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी रूप से अध्यक्ष थे। अस्थायी रूप से जब 2 दिन बाद चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान दोस्तों भारत का है। भारत के संविधान में आपको पता है 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, और 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं। 22 भाग हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 25 भाग माने जाते हैं। 469 के आसपास अनुच्छेद हैं, और 12 ही अनुसूचियाँ अभी भी हैं। जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थी। हालांकि नाम अगर देखेंगे नेम वाइज, अभी भी अंतिम आर्टिकल का नाम 395 है, आखिरी भाग का नाम 22 है, आखिरी भाग का नाम 22 है, लेकिन टोटल, इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। इसलिए नहीं कि 395 अनुच्छेद है, इसलिए क्योंकि इतने अनुच्छेद किसी अन्य देश के संविधान में नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में आप जानते होंगे, फंडामेंटल राइट इन्हें अंग्रेजी में हम बोलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? 22 भाग हैं, जिन्हें पार्ट कहते हैं, यानी 22 पार्ट्स भारतीय संविधान में है। तो 22 पार्ट्स में से पार्ट 3 का नाम है फंडामेंटल राइट, अर्थात मौलिक अधिकार। पार्ट तीसरा पार्ट जो है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस भाग में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, तो भाग 3 में, पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों की बात कही गई। कुल बेसिक फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो कुल बेसिक फंडामेंटल राइट 6 हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 3 हो गए। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर ये चौथा हो गया। फिर 5वां है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये 5वां है। उसके बाद 6ठा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं अलग अलग अनुच्छेदों में। तो
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसीलिए दोस्तों भारतीय संविधान का नाम भारतीय संविधान नहीं है। यहाँ पर ये संज्ञा और विशेषण और हिंदी की वाक्य की शुद्धता को देखते हुए भारतीय संविधान लिखा गया है। लेकिन अगर कोई आपसे नाम पूछे भारतीय संविधान का नाम क्या है, तो भारतीय संविधान का नाम है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, भारतीय संविधान नहीं, भारत का संविधान। अब भारत का संविधान और भारतीय संविधान में अंतर क्या है? भारत का संविधान उसका नाम है, भारतीय संविधान नहीं। भारतीय संविधान का मतलब कोई भी अदर प्रोविजन किसी अन्य देश से कॉपी नहीं किए गए हैं या चुराए नहीं गए हैं या उनसे हम प्रेरित होकर के उस प्रोविजन को अपने संविधान में नहीं डाले हैं। इसीलिए इसे हम भारत का संविधान कहते हैं। और भारतीय संविधान का मतलब हो गया हमने अमेरिका से कुछ नहीं लिया, ब्रिटेन से कुछ नहीं लिया, न्यूजीलैंड से कुछ नहीं लिया, जो कुछ लिया वो भारत का, पुराने जमाने से ही, एंशियंट टाइम से ही वो भारत की ही संस्कृति रही है। तो भारतीय संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान, इंग्लिश में कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान के नाम की व्याख्या दोस्तों की गई है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? अभी मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? 6 हैं। तो मौलिक अधिकार 6 हैं। पहला राइट टू इक्वलिटी है अर्थात समानता का अधिकार, दूसरा राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आता है। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक सही है, 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम है और राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक है। अब 19 से 22 में आर्टिकल 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, अर्थात एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। इसी के तहत प्रेस वाले अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। आर्टिकल 19 ये है। 20 क्या कहता है? 20 डबल जियोपार्डी को प्रोहिबिट्स करता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंसेस को प्रोहिबिट्स करता है आर्टिकल 20। और 21 राइट टू लाइफ है और 22 आपका प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। ये सब स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) आर्टिकल का नाम है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है। कितनी है? 11 है। वर्तमान इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जब संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। मौलिक कर्तव्यों की संख्या तब 10 थी। और किस अनुच्छेद में यह मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं? 51A। किस अनुच्छेद में? 51A। अनुच्छेद का नाम है 51A। इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। यह किस भाग के अंतर्गत आता है? यह भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 36 से 51 तक है और 4A के अंतर्गत एक आर्टिकल रखा गया है 51A। 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहले 10 था, बाद में क्या हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट को मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी रख दिया गया। मतलब शिक्षा का अप टू 14 ईयर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिए जाना, यह भी अब एक मौलिक कर्तव्य हो गया है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है? 11 है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? 51A में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है भाग 4। भाग 3 फंडामेंटल राइट है और भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। संविधान के यह 2 भाग बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 3 का नाम आपको जुबान पर याद होना चाहिए, मौलिक अधिकार। भाग 4 का नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 36 से 51 तक वर्णित है। भाग 4 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक वर्णित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। एक व्यक्ति थे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया था। इसके तहत कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिकाओं में शक्तियों का सेपरेशन होना चाहिए। मतलब शक्तियां बटी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। कुछ शक्तियां कार्यपालिका के पास होनी चाहिए, कुछ शक्तियां विधान पालिका के पास होनी चाहिए, कुछ शक्तियां न्यायपालिका के पास होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत दिया था। तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। और विधान पालिका मतलब संसद और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। राष्ट्रपति इसका प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकेगा। राष्ट्रपति 53(1) के अनुसार। और आर्टिकल जो 52 है वो किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आता है, एक इंडिविजुअल मिनिस्टर इंडिविजुअल रूप से, सामूहिक रूप से नहीं, अकेले रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन संपूर्ण मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक अनुच्छेद है संविधान का अनुच्छेद है 75 का 3। 75 का 3 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? लोकसभा के प्रति। और एक अब जैसा कि आपको पता है, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अकेले अब चूंकि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है तो इंडिविजुअल एक मिनिस्टर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन सामूहिक रूप से सारे मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है? अगर बात संसद की होती है तो आप केवल राज्यसभा या लोकसभा ही समझते होंगे। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बतला रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपकी परिषदीय पुस्तकों में दिया गया है। कक्षा 6 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन देखेंगे, 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन देखेंगे, कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन देखेंगे। तो जो नागरिक जीवन वाला पार्ट है उससे ये इन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है और ये एग्जाम में आते भी हैं। संसद के 3 भाग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अभी इसके पहले मीरा कुमार ही थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अध्यक्ष पद पर जून 2009 से 2014 तक रही थी। जून 2009 से 2014 तक रही थी। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितने सीटें निर्धारित हैं? तो भारत में दोस्तों लोकसभा के लिए अधिकतम 552 सीटें निर्धारित हैं। वो बात अलग है कि अभी 545 को ही यूज किया जा रहा है, लेकिन सैंक्शनड 552 है। कितने हैं? 552 थी। पूछ रहा है अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? 552। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, जैसा कि आपको पता होगा। इसके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 552 है। इसमें से 530 जो होते हैं, 530 ये राज्य प्रतिनिधि होते हैं, मतलब राज्यों से आते हैं। 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 530 राज्यों से आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। कितने हो गए? 550। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होते हैं, तो 552 हो गए। लेकिन फिलहाल क्या होता है, 20 केंद्र शासित प्रदेश से तो आते हैं, लेकिन 530 राज्य से तो आते हैं, लेकिन 20 केंद्र शासित प्रदेश से नहीं आकर के इस समय 13 ही केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, तो 543। 2 एंग्लो इंडियन मिला के 545 पे ही इलेक्शन कराया जाता है। हालांकि अधिकतम 552 हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है? तो दोस्तों जितने भी विकल्प में उसमें से जल परिवहन को केंद्र सरकार, जल परिवहन से संबंधित अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। जल परिवहन विकल्प में दिए गए विषयों में जल परिवहन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अन्य तीनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। अस्थायी स्वशासन, सिंचाई और सफाई, इस पर राज्य सरकार कानून बना सकता है। अब ये कैसे कानून बनाते हैं? तो एक कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, मैंने आपको बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के तहत भारतीय संविधान में 3 लिस्ट है। एक को कहते हैं संघ सूची, एक को कहते हैं समवर्ती सूची, एक को कहते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून केवल राज्य बना सकता है। संघ सूची में जितने विषय दिए गए हैं उस पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी कॉमन उभयनिष्ठ टॉपिक पर कानून दोनों पार्टीज बनाते हैं तो केंद्र सरकार इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राज्य सरकार। और जो चीजें मेंशन नहीं है इन सूचियों में, जो चीजें मेंशन नहीं है इन सूचियों में, वो उनको रखा गया है अवशिष्ट सूची में, यानी रेसिडुअल पावर में, रेसिडुअल सूची में उनको रखा गया है और उस पर केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो कानून बनाए। आपको बताना है कि संविधान की किस अनुसूची में, 12 अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कही गई है, अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही गई है किस अनुसूची में। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं,
अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, इन्हीं में से कोई एक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। अब ये ज्वाइंट सिटिंग, इस संयुक्त अधिवेशन को ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान कहां पर किया गया है? तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 108 यानी 108 अनुच्छेद 108 में किया गया है। 108 कहता है कि अगर आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, दोनों सदनों को एक साथ बैठा करके अभिभाषण कर सकता है। अनुच्छेद 108 याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। 1 जनवरी 2015 को डेट याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग, जिसे प्लानिंग कमीशन हम बोलते थे, के स्थान पर एक नया कमीशन लाया, उसे नीति आयोग के नाम से आज हम जानते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, बाई एक्स ऑफिसियो प्रधानमंत्री होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 का 2, 124 का 2, 124 का 2 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 124 का 2। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। यह भी किसके तहत होता है दोस्तों? तो यह भी संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के तहत होता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के तहत इनकी नियुक्ति भी होती है और उसी के तहत इनकी सेवानिवृत्ति भी होती है। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मूल अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, न्यायपालिका करता है। इनका संरक्षण कौन करता है दोस्तों? तो इनका संरक्षण न्यायपालिका करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत के महान्यायवादी के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 67(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बतलाया गया है। इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कुछ बातें और मैं बतलाने जा रहा था अनुच्छेद 67(1) के बारे में, लेकिन वो मुझे लगता है आवश्यक नहीं है। अब आते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 20। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 23(1) 123(1) है, वो 23(1) नहीं है। 123(1) के तहत किसी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। आई रिपीट, संविधान के अनुच्छेद 123(1) के तहत किसी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय, मतलब अगर यूपी का है तो यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, अगर बिहार का है तो बिहार का हाई कोर्ट पटना में है। इस तरह से संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। तो दोस्तों इसमें मैंने कुछ अलग से आपको ये वीडियो इजी लगा होगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। मैंने कोशिश किया कि अच्छे से इसे एक्सप्लेन करके आपके समझाऊं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए इस सारे क्वेश्चन परिषदीय पुस्तकों से लिए गए हैं, जो आपकी परिषदीय पुस्तकों में दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि परिषदीय पुस्तकों वाले क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। और भी सारे क्वेश्चन हैं परिषदीय पुस्तकों में, जैसे भूगोल से संबंधित और इतिहास से संबंधित जो यूपी टेट में पूछ लिए जाते हैं। पर्यावरण से संबंधित तो मैं बता ही रहा हूं, फिर भी आपने पर्यावरण का प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा संविधान से रिपीटिवली 2 से 3 क्वेश्चन प्रतिवर्ष पर्यावरण में ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।